ओम। प्रिय श्रोतागण, आज हमारे वेद विज्ञान मंदिर वैदिक और आधुनिक भौतिक विज्ञान शोध संस्थान भागलपुर बीनवाल राजस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पधारे हैं। आपका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर बिरादर जी। आप मूलतः बीजापुर कर्नाटक के रहने वाले हैं और आपने नासा में भी काम किया, यूएन के अंतर्गत लगभग 50 देशों में काम किया है। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर स्वयं ही अपना परिचय दें। पहले मैं अपनी संस्था में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। आप ही अपना परिचय देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, श्रोताओं को जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। मेरा नाम चंद्रशेखर बिरादर है। मैं कर्नाटक रहने वाला हूँ। हालांकि लास्ट 30 साल में अलग अलग देश में काम किया, करीब अराउंड 50 कंट्री में। एग्रीकल्चर रिलेटेड मैं CGR में भी काम किया, US यूनिवर्सिटी में भी काम किया, न्यू हैम्पशायर में इंस्टीट्यूट अर्थ एंड ओशन स्पेस के ऊपर भी नासा जो प्रोजेक्ट्स है उसमें भी काम किया, और मैपिंग द ग्लोबल क्रॉपलैंड्स, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर ही काफ़ी काम किया। और उतने करने के बाद हम डिसाइड किया तो चलो भारत में काम करते। हमारा मेन एम है हमारा धरती को कैसे हरा भरा करे, वो हरा भरा ऐसा हो, नैसर्गिक हो, उससे हमारा वो मिट्टी ठीक हो जाए, और आहार पद्धति हमारा जो ग्रेन्स है उससे हमारा ट्री बेस्ड मरा आधारित कृषि से हो जाए, और नंदी कृषि उसका मूल आधार हो जाए। इससे क्या होता है ना, हम जो भी खाना हम खाते हैं उसका ऊपर ही रहता है। वो धरती का हेल्थ ऑफ द नेशन इज मेजर्ड बाय हेल्थ ऑफ द सॉइल, हेल्थ ऑफ द पीपल, दोनों कनेक्टेड होते हैं, उसी के ऊपर हम खा रहे हैं। मैं प्रस्तुत एग्रीकल्चर फैमिली से हूँ। मैं मास्टर्स है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट में किया, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्री इम्प्रूवमेंट और व्हाट यू कॉल जेनेटिक रिसोर्स में काम किया। उसके बाद हम इसरो में काम किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में। भारत का जैव विविधता रहता है जो बायोडाइवर्सिटी है उसके ऊपर हम मैप किए थे। एंड पूरा दुनिया में जो भी एक बायोडाइवर्सिटी रिचनेस है, हॉटस्पॉट कितना है, बायोडाइवर्सिटी रिचनेस क्या है, और हमारा डिस्टर्बेंस करने से कितना हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, उसके फूड सिक्योरिटी में इतना इम्पैक्ट हो गया, हमारा 90% ऑफ द नेटिव सीड्स वो खत्म हो गया हमारा खेती में। उसके ऊपर हम करें, उसका कैसे हम रिवाइव कर सके, इसी के ऊपर हमें पारे अलग अलग देश में काम किया, और अभी यहाँ पे है। डॉक्टर साहब, आपके अंदर ये विचार कैसे आया कि कृषि के द्वारा ही इस दुनिया को बचाया जा सकता है? हम भी ऐसा सोचते हैं कि उत्पादन केवल कृषि में ही होता है, बाकी किसी में उत्पादन नहीं होता जी। लेकिन आप एग्रीकल्चर क्षेत्र में गए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, एग्रीकल्चर के जितने साइंटिस्ट हैं वो कृषि को बिगाड़ने में लगे। बीजों को जेनेटिक मॉडिफाइड करो, नए नए पेस्टिसाइड लाओ, नए नए रासायनिक खाद लाओ, ड्रोन लाओ। नंदी का तो कोई सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते, सही। लेकिन आप नंदी का सोच नहीं रहे, करके दिखा रहे हैं। आपने अभी बातचीतों में कहा था आपने अमेरिका में काम किया, मिस्र में काम किया, वहाँ गोबर वो बहुत सारा नंदी का महत्व बताया। और भारत में नंदी मतलब पिछड़ापन की निशानी माना जाता है जी। बड़े दुर्भाग्य है कि जिस देश में भगवान शिव के नंदी की पूजा होती है, कृष्ण भगवान की पूजा होती है, जिनको गोपाल कृष्ण कहते हैं जी, उस देशों में गाय की जो दुर्दशा वो शायद किसी देश में आपने देखी नहीं होगी, देखने लायक नहीं वो दुर्दशा है। तो ऐसी स्थिति में आप नंदी आधारित कृषि की बात कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो ड्रोन पायलट बना रहे हैं, नैनो यूरिया ला रहे हैं। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? हम वो सिंपल तरीके में उसको देख ले तो हम तो गो आधारित कृषि बोलते, हम तो नंदी आधारित। नंदी तो पावर थे नहीं, जो भी कम हल चलाते थे और काट को लेके जाते थे, जो भी है नंदी तो पावर थे, राइट। हमारा खेत में जो भी रेसिड्यू होते, क्रॉप रेसिड्यू है, पराली होते, जो भी है, वो कटाव करने के बाद, बीज निकालने के बाद उसको हम पहले क्या करते थे, उसको रिसाइकल करते थे। रिसाइकल का तरीका था हमको गाय को चराना खिलाना, राइट। आप इसी एक टेक्नोलॉजी लीजिए, अभी जो भी टेक्नोलॉजी लीजिए,
वो कंपोस्ट बनाने की टेक्नोलॉजी लीजिए, सेलुलोस डिकम्पोजर लीजिए, वेस्ट कंपोजर डी लीजिए, जैसा टेक्नोलॉजी लेते हो आपको 3 महीने से 6 महीने से, ड्राई रहे तो 1 साल लगता है। वो जो भी रेस्ड्यू है, फार्म का रेस्ड्यू बचता है, उसको कंपोस्ट मिलता है। वही चारा है, वही फॉडर को, ड्राई फॉडर को हमको गाय को खिलाए तो, नंदी को खिलाए तो कितना टाइम लगता है? 24 घंटे में बायो फर्टिलाइजर बन जाता है। हाँ हाँ, राइट, तैयार खाद हो जाता है। एकदम। वो भी बहुत बहुत बायो अच्छा। फर्टिलाइजर, वो भी रिच होता है, उसमें इतना जीव जंतु होते, इतना एंजाइम्स होते, वो हमको मिट्टी में डाल दिया तो मिट्टी का जो जीव जंतु खत्म हो गया, उसको वापस लेके ना एक काम करेगा। और ये क्या होता, बारिश होते ही पानी निकल जाता, इरोजन के साथ, पानी के साथ। 1 हेक्टेयर में हमारा अभी एज पर द वैज्ञानिक एस्टिमेशन, इरोजन के एस्टिमेशन से 12 से 20 टन का सॉइल निकल जाता है। अब गंगा माया का, गंगा नदी का हम देख लीजिए, अभी एज पर एस्टिमेशन 2 बिलियन टन हमका ऊपर का मिट्टी बह गया। समुद्र में बह जाता है। हमको उसको रोकना कैसे? इसीलिए हमको नंदी से क्यों कर रहे, तो आपके खेत में 2 नंदी है, वो काम भी आएगा, आपको फर्टिलाइजर भी बनाएगा। जहाँ नंदी है वहाँ दो पेड़ भी लगाएंगे, उसको बांधने के लिए छाया चाहिए, और उसका पेड़ के लिए उसको, इसीलिए हमको नंदी को लेकर आओ तो पेड़ आएगा, पेड़ आया, नंदी आया, दोनों आएगा तो आपको मिट्टी आएगा। सही, हमको 5 तत्व में काम करते हैं हम। पंच महाभूत आपको जानते हैं। हाँ, पंच महाभूत का पकड़ के कर लिया तो हमारा ये है, पहले हमको बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतु, जीवमय जो डाइवर्सिटी था पहले हमारे पास, गाय का डाइवर्सिटी, लाइफ स्टॉक डाइवर्सिटी थे, ट्री डाइवर्सिटी थे, मल्टीपर्पज ट्री थे, पाउडर के था, फ्रूट के था, फाइबर के थे, हाँ, बायोफर्टिलाइजर के, सब कुछ 5 तरह के होते थे। जैसा बायोडाइवर्सिटी बढ़ गए तो हमारा वहाँ मिट्टी का डाइवर्सिटी बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा वो कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। बायोडाइवर्सिटी बढ़ गया, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया, दोनों में, गाय से गोबर और पेड़ का पत्ती दोनों मिलके सॉइल कार्बन बढ़ गया। सॉइल कार्बन बढ़ते ही जो पानी गिरेगा उसको होल्ड कर रख देता है, उसको हम सॉइल वाटर बोलते हैं, और ग्रीन वाटर कह भी सकते हैं। वो सॉइल वाटर भी सिक्योरिटी हो गया, बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटी हो गया, मिट्टी का सॉइल ऑर्गेनिक सिक्योरिटी हो गया, वो दोनों से हमारा वाटर सिक्योरिटी हो गया। वो तीनों आगे तो हमारा प्रोडक्ट नेचुरल बन जाता है, वही कुछ नेचुरल कृषि कहते हैं। अब नेचुरल खेती में कर रहे हो तो आप इनपुट को जरूरत नहीं, आप 80% हमारा तो पहले तो इनपुट कास्ट में होता। अभी पहले देख लीजिए, आप सिंचाई करते, बाहर से पानी लेके आकर डालते, देन वो पानी डाल दे तो यूरिया डालते देन वो लीची हो जाता है, देन दोबारा पानी डालना पड़ेगा, वो विशेष साइकिल में निकल जाता, वो खत्म हो गया। आपका इनपुट कास्ट कम हो गया, मिट्टी हरा भरा हो गया, डाइवर्सिटी आ गया, देन आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। आप प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, आपका खर्चा कम है, खाद बच गया, मिट्टी अच्छा हो गया, और न्यूट्रिशन हो गया। हाँ, अभी पहले 1 कैरेट खाते थे, आपको 12 कैरेट करना पड़ता, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं है उसमें, है ना। अभी तो डेंसिटी न्यूट्रिशन, फ्लेवोनॉइड्स, अल्कोलॉइड्स, वो सारे जो चाहिए उसका डेंसिटी बनता है। अब तो हमको थोड़ा सा खाने से हमारा पेट भर जाता है, ठीक है। देन हमारा जो खर्चा कम है, हमारा आधा बढ़ेगा। सो इसके लिए इकोनॉमिक डाइवर्सिटी लीड्स टू कार्बन सिक्योरिटी वाटर सिक्योरिटी, वाटर प्रोडक्टिविटी टू इक्विटी। बस इसी वही है, सिंपल फॉर्मूला है। इसी में नंदी ए मेन प्रिंसिपल होता है, उसमें हमको सारे रिसाइकल करने में। अभी यहाँ एक अभियान चला था, मेरे पास भी एक सन्यासी आए थे, गो सम्मान जी अभियान। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया, मैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की जगह आप ये कहिए भारत सरकार से कि नंदी को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। सही, बस खत्म। नंदी बचेगा तो गाय अपने बचेगा, अपना बचेगा। सही, एग्जैक्टली आपने जो बताया। हाँ। नंदी बच गया तो नंदी कृषि इसीलिए हम करने जरूरत है, क्योंकि शिव का नंदी वाहन कैसा है, मतलब नंदी बच गए तो गाय भी बचेगा और सब बच जाएगा। से हमारे बीजापुर में हम ऐसे पास हो रहे थे, वहाँ कसाई के सामने इतना छोटे मेल, मतलब काफ बोलते हैं, हीपर बोलते हैं, जो भी है, मेल नंदी थे। मैंने कहा इसको क्यों पड़ा यहाँ पे? सर ये तो काम करने, वो कसाई करने में बेच देते। अरे भैया, एक गए तो हमारी नस्ल भी खत्म हो जाता है, नस्ल खत्म हो जाती है। हाँ, है ना। मतलब जो बुल्स होते हैं उसका खत्म होता है, उसको बचाना है तो क्या है, हम तो गाय तो बचेगा जरूरी है, उसका नंदी बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, जैसे नंदी बच ले, देन वो हम पूरा कंपेन चलाए 3 सालों का, नहीं तो 500 गांव तक पहुंच गया। अभी
सो इतना इतना लोग हजारों हजारों रहित लोग जो नंदी रखते हैं वो सब लोग आ रहे हैं अपना पर बैलगाड़ी लेके, इतना मैसिव में चले अवेयरनेस लेके आए। देन उन्होंने पूछा मुझे एक बंदा ना, सर आप तो नंदी बचाने के लिए बोल रहे हैं, हम बचाना चाहते हैं एज ए फार्मर एज ए किसान, हम बचाना चाहते हैं, पर हमारा एक प्रॉब्लम है, वो देखभाल करने के लिए हमारे लेबर नहीं मिलते। मैंने वो समझ गए। देन सर आप समर में जो आप सीजन में हमको चारा नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, उसका कैसे करें? मैंने कहा दैट्स आल्सो सही है। देन मैंने पूछा आप क्या करते हैं? सर मैं रहता हूँ, मतलब चिल आई नीड एक बंदा, ठीक है ऐसे करो, आपको चारा का इश्यू है, आप तो एक मोनोक्रॉपिंग करते हैं, उसको पूरा ठेके में देते चला जाता है, उसके वजह से आपका पेड़ है, खेत का हर मेड़ होता है, मेड़ पे आप फॉडर का पेड़ लगा दीजिए। मैंने 4-5 उनको बताए। अच्छा। जैसा सस्पेने ग्रैंडिफुला होता है, कौन सा? सस्पेने ग्रैंडिफुला, अगस्त्य बोलते हैं उसको, अगस्त्य ट्री ना, अगस्त्य ट्री, लाल फूल आते हैं, लाल फूल होता है, सफेद फूल होता है, देन पीला बहुत अच्छा होता है, हाई न्यूट्रिशन होता है, तो उसकी पत्तियां खाते हैं, उसका पत्ती खाता है, उसका बीज का वो पेड़ होता है, उसको उसका पॉड होता है, उसमें खा सकते हैं। आदमी के लिए बहुत अच्छा है, आपका पेट का गैस हो गया तो उसका थोड़ा पत्तियां आप सब्जी बना के खा लीजिए, एकदम पेट साफ। अच्छा, इतना न्यूट्रिशन होता। और आप बारिश में शुरू में जून में लगा दीजिए, अक्टूबर तक 18 फीट बन जाता है। अच्छा, ठीक है। बारिश में तो अगस्त्य आपको का दूसरा नाम भी है कोई, गुलमोहर या कैसा कुछ? ना, वो अलग है, वो अलग ना, है, ना, वो अलग अलग है। है। अच्छा, अगस्त्य बोलते हैं, अगस्सी बोलते हैं, साइंटिफिक में द सस्पेने ग्रैंडिफ्लोरा बोलते हैं। उसको ग्रैंडिफ्लोरा इसलिए कहते हैं, उसका फूल भी इतना ब्यूटीफुल दिखता है, हाँ, वो सुंदर, उसका पकौड़े भी बना सकते बहुत हैं, सुंदर है। उसका फूल से पकौड़े भी बनेगा, अच्छे से अच्छा, पकौड़े, अच्छा, चटनी बनेगा। अच्छा, सो वो खाते, वो हो गया। हमारा तो सहजन तो है, मोरिंगा तो है, सहजन, हाँ, हाँ, मोरिंगा तो कितना काटे उतना आता है। हाँ, और हम पर सुबबुल है, सुबबुल लोगों को पता नहीं कैसे उगाना है। कौन सा? सुबबुल बोलते हैं ना, लूसियन लुकोसोपोला बोलते हैं, सुबबुल बोलते हैं उसको, सुबाबुल बोलते हैं, है ना। वो काफी लोग बोल रहे, अरे सुबबुल लगा देते इतना बीज आता है, इन्वेजिव हो जाता है, पता नहीं लोगों को कैसे उसको उगाना है। काफी किसी से पूछ लीजिए, बोलता सुबबुल इन्वेजिव होता है, उसका तरीका सिंपल है। सुबबुल उसका जड़ी रूट्स, टैप रूट 200 फीट तक नीचे जाता है। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे वाटर टेबल शायद करीब 100 फीट तो होगा। यहाँ हमारे यहाँ 500, 550, 600 फीट है, हमारा बोल रहे हैं 550 फीट है। सो सुबबुल क्या है, उसका वेरी लेग्यूमिनस स्पीसीज है, मिट्टी को अच्छा करता है। बबूल तो नहीं, बबूल बोलते नहीं, वो दूसरा है, सुबबुल का अलग है, बबुल भी अलग है। उसके नीचे था, उसके जस्ट ऐसा ऐसा बहुत है हमारे पास, 150 तरह के फॉडर ट्रीज है। अच्छा, अच्छा, राइट। इसका बबुल, इसका सुबबुल हर सब किसान भी जानते हैं, सबको पता है। अच्छा, सुबबुल का ये वो बहुत नेचुरलाइजेशन हो जाता है। मैंने नहीं सुना, इसलिए सोचा कि कोई भी नहीं जानता होगा। अरे बहुत अच्छा फॉडर है, अच्छा फॉडर है, अच्छा मेन्योर है, अच्छा, और अच्छा फ्यूल बनता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है। अच्छा, कैसे मिट्टी में भी आएगा वो, इतना रेगिस्तान भी आएगा, कहीं भी आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, वो पूरा वेट सॉइल में भी आएगा, पूरा ड्राई सॉइल में आएगा। दस अडेप्टेबिलिटी अच्छा है, जैसे सेजन जैसा है उसका अडेप्टेबिलिटी। उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसका सीड बहुत होता है उससे, अच्छा, सीड गिरते ही देन वो स्प्रेड होता है, इसलिए उसको इन्वेजिव बोलते हैं। हाँ, बट उसको 1 साल हो गया, उसको काटो, हाँ, देन 2 साल हो गया, और नीचे थोड़ा सा काटो, और देश नीचे 3 बार उसको काटते जाइए, अच्छा, वो सारे कोपस बनता है। पहले एक बार एक आया, उसका काट दिया, 3-4 कोपस आया, और उसका काट दिया 3-4 महीने में, और उसका और कोपसिंग आ जाता, स्प्रोट आ जाता, उसको काट दिया। 3-4 करने के बाद वो सीडिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है उसका। अच्छा, अच्छा, वो बस ग्रीन हरा बॉस बायोमास आने लगेगा। अच्छा, अच्छा, वो पाउडर भी अच्छा रहेगा, गाय का ले तो उसका गोबर भी अच्छा रहेगा। चारा अच्छा है, हाँ, चारा के भी है, बायोमास के लिए है, बल्चिंग के लिए। अच्छा, अच्छा, ये एक्चुअली मरुभूमि का वरदान होता है, सही से खेले तो। ऐसा बहुत कुछ है हमारे पास, पंगेमिया है, ग्लिरिसिडिया है, देन काफी फॉडर स्पीसीज है। उसको काफी फ्रूट स्पीसीज होते हैं, उसका पत्तियां भी फॉडर होते हैं। आपको तो केजरी तो आप जानते हैं, खेजड़ी, पंगेमी भी है, हाँ, खेजड़ी, ऐसा बहुत कुछ हमारे पास स्पीसीज लिस्ट है, मैंने बना के रखा हो। उसका जो छोटा सा टेंडर का टेनिया हो या पत्ती हो, फॉडर बन जाता है, ठीक है। हर मेड़ पे पेड़ लगा दिया उसका, फल का भी पेड़ लगा दिया, उसको पत्ती भी आ जाता है। आपसे कटहल का लगा दिया, उसको भी आया तो देन काफी कपों का बोलते हैं, उसका फ्लास होता है ना,
नेचुरल फाइबर होता है, अच्छा। वो लंदन क्वीन सिल्क रॉयल फैमिली वही यूज करते हैं अपना बेड बनाने के लिए। वो भी अच्छा अग्रोफॉर स्पीशीज है, उसका पाउडर भी बनते हैं। अच्छा। ऐसा बहुत कुछ है। वो पाउडर मल्टीपर्पज स्पीशीज बोलते हैं उसको। वो फ्रूट भी रहेगा, पाउडर भी रहेगा। वो मेड़ पे लगा देने। मेड़ पर लगा दिया तो हाँ। आपका पाउडर का चिंता खत्म हो गया। हाँ। देन मैंने 2-3 ग्रास का रिकमेंडेशन किया, हाँ। जैसा वेटिवर है, अमर लावंचा है, वेटिवर बोलते हैं, ग्रीजिंग गिनिया है, और पाउडर स्वर्गम का है, काफी है। उसको थोड़ा सा लगा दिया, 2-3 लाइन लगा दिया तो समर का आपको पाउडर का हो गया। ठीक है, ठीक है। नेपियर हानिकारक है। नेपियर हानिकारक है क्योंकि उसमें पहले वो ड्राई एरिया में नहीं होता है, उसका पानी चाहिए होता है। सेकेंडली वो ऑक्सैलिक एसिड उसमें ज्यादा होता है उसमें। देन उसका एजिस थोड़ा शार्प होता है, खाने में तकलीफ होता है। उसको थोड़ा सा काट के थोड़ा पाउडर बना के सैलेज बने तो उसके साथ मिक्स किए तो चलेगा, बट 100% अच्छा नहीं होता। इससे उससे अच्छा होता है हमारा ग्रेजिंग गिनिया का होता। वो 20 एक बार लगा दो 20 फीट तक को पाए उसका। क्या बोलते हैं ग्रेजिंग गिनिया बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में पता नहीं, वो तो पता करके बताऊंगा मैं। हाँ, ठीक सो है, ठीक है। काफी मैं पूरा लिस्ट देता हूँ हिंदी इंग्लिश का नाम, हाँ, ठीक। आप उसको बाद में बता सकते हाँ, हैं क्या क्या है। ठीक, ठीक है। सो ये पाउडर का खत्म 7 साल हो गए। अब बोलते सर हमारे पास लोग नहीं है काम करने के लिए, और उसको गोबर निकालने के लिए, बैल के पीछे हल चलाने के हाँ, हाँ, लिए नहीं। वो तो नेक्स्ट में आएगा वो। हाँ, नेक्स्ट पहले वो 2 बंदा, 2 गाय रखना है, 2 बैल रखना है तो एक बंदा तो पूरा चाहिए 100%। हाँ, एक चाहिए। क्योंकि 3 बार पानी पिला, सब खाना खिलाना पड़ेगा, 4 बार पानी पिलाना पड़ेगा, उसका गोबर निकालना पड़ेगा। हाँ, हाँ। मैंने क्या किया, कौ सेंचुरी मॉडल बनाया। हाँ? कौ सेंचुरी मॉडल, नंदी सेंचुरी मॉडल, नंदी कृषि सेंचुरी मॉडल में हाँ। आपने 5-6 तरह का पेड़ लगा दिए, हाँ। अलग अलग फ्रूट्स ट्रीज। 1 एकड़ में आपको 50 पेड़ लगेगा। अलग अलग गांव के घर के लिए कितना फ्रूट चाहिए हर सीजन के अलावा, क्योंकि आपने शुरू आते तो आप इमली आ जाएगा, उसके बाद अभी शुरू होते हैं जन आम आएगा, कटहल आएगा, कटहल के बाद आम आएगा, आम के जामुन आएगा, जामुन के आमला आएगा। सो हर सीजन में अलग अलग फ्रूट होते रहेंगे, क्योंकि महीने में हमेशा आपके लिए कुछ खाने के लिए रहेगा। वो ऊपर चला गया पेड़, 2-3 साल के ऊपर चला गया, उसके नीचे आप सारे फॉडर स्पीसीज लगा दो। हाँ। ग्रेजिंग स्पीसीज है, वो लेग्यूम्स होते हैं, काफी अच्छा लेग्यूम्स है, अच्छे ग्रासेस है, उसके नीचे लगा दो। और एकड़ में 4 गाय को, 2 बैल 2 गाय को छोड़ दो वहां पे, वो चराता रहेगा। उसका थोड़ा सा कोने पे एक थोड़ा सा मचान बना लो, थोड़ा सा वो पत्ती की से करके छोड़ दो। हमेशा पेड़ के नीचे सोएगा, बारिश हो तो उसके नीचे सोएगा। और एक ऑटोमेटिक एक डिस्पेंसर बना लो, डिस्पेंसर में उसको चूना लगा के अपना पानी खत्म हो तो आपने भरने लगे तो ना टेक्नोलॉजी तो है आजकल, पानी की व्यवस्था हो गया। उसके बाद एक साल्ट निकले को, साल्ट लिक करता है गाय जब भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए हो तो, बस आपको अपना घूमेगा इधर उधर, थोड़ा खाएगा, वहाँ गोबर डालेगा, वो मूत्र करेगा, वो अपना आप वो डंग रोलर होता है मिट्टी में। आपने तो खेती तो वो टिलिंग नहीं करते, इसीलिए डंग रोलर उसको बायोडाइवर्सिटी बढ़ता है वहाँ। वो डंग गिरते ही 24 घंटे में कुछ नहीं रहेगा वहाँ पे, हाँ। वो पूरा रोल करके अंदर लेके जाता है। हाँ, मिट्टी में मिल जाता सब। नो, उसमें 2-3 तरह के होते हैं डंग रोलर। हाँ। एक रोलर बोलते हैं, वो लेके दूसरा जगह में लेके अंदर लेके जाएगा। हाँ। दूसरा डॉलर बोलते हैं, उसके अंदर रहेगा। हाँ। टनल बोलते हैं, उसके नीचे टनल भर के अंदर निकल जाएगा। अच्छा, अच्छा। एक इमीडिएटली 24 घंटा आपका देसी गाय का गोबर गिरते ही खत्म, क्योंकि उससे आपका एमिशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अंदर नीचे लेके गया। और उसका टनल बना लिया, बारिश होगा तो उसको बारिश पानी अंदर चला जाएगा, गोबर अंदर है, वो पूरा रूट पे चला जाएगा। व्हाट ए मैजिकल सिस्टम है। तो गोबर से जमीन की जो पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा इसी सिंपल कैलकुलेशंस है, 1% हम सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गए तो एवरी 1% सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का कैपेसिटी 8% पानी होल्ड करता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, एक चम्मच डाल दे तो 8 चम्मच का पानी होल्ड करता है, अच्छा, राइट। ऐसा जिस जगह में, राजस्थान में जगह में फॉर एग्जाम्पल 300 मिलीमीटर पानी होता है, ठीक है। 300 मिलीमीटर पानी पर एकड़ में पकड़ ले तो करीब 15 से 16 लाख लीटर पानी पर गिरता है, राइट। उसमें हमारा सॉइल कार्बन इंक्रीज किया, थोड़ा सा पेड़ लगा दिया, और ग्रीन कवर हमने लगा दिया, हमारे फंक्शनल कवर क्रॉप बोलते हैं, है ना, उसको डाल दिया। वो उसके पानी का जो पानी बारिश का पानी गिरता है पूरा मिट्टी में चला जाएगा। हाँ। और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ने से मिट्टी में होल्ड करके रखेगा। अभी तो सैंडी सॉइल है, ऑर्गेनिक कार्बन नहीं रहे तो नीचे
चला जाएगा, सीपेज होकर चला जाएगा, नहीं तो ऊपर ही निकल जाएगा। जस्ट थोड़ा सा चेंज करने से हमको वो पानी हमको होल्ड करे। क्यों बारिश का पानी जरूरी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, ये क्योंकि बताइए। एटमॉस्फेयर है हमारा, गैस एटमॉस्फेयर, अभी हम सांस ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन कितना है, 78% तो नाइट्रोजन है, सार्वजनिक होता है, देन बाकी तो ऑक्सीजन है। तो वही हमारा ऑलमोस्ट लाइक 98% उससे होता है, 2% बाकी सब कुछ आ जाएगा। हाँ हाँ। आप कार्बन बोलते हैं, कार्बन तो 0.04% है। हमको तो वो पानी गिरता है, सोचा लाइटनिंग होता है, उसको रिलीज करता है, वो पानी रोल होते ही गिरता है हवा से, वो ऑब्जर्व करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों दोनों का ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करता है। जैसे आप देख लीजिए, आप कितना भी बोरवेल का पानी डालो, हाँ, वो उतना वर्षा जैसा प्रभाव नहीं होता। प्रभाव नहीं होता। देख लीजिए इसको, पेड़ सुबह सुबह रात को बारिश हो गया, सुबह पेड़ को देखो, अच्छा, फसल उसमें को देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके आता है। हाँ एकदम खिल जाता। आप कोई- कितना भी स्प्रिंकलर से बोरवेल का पानी डालो, हाँ, अब बोरवेल पानी से और प्रॉब्लम क्या होता है, वो बहुत नीचे से, पहले क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल 30-50 फीट के अंदर ही होता था, क्योंकि सीपेज वाटर था ऊपर का, वो ऊपर लेके आते थे, जैसे ओपन वेल में होता था। अब ने हमने क्या कर दिया, 1000 फीट तक नीचे गया, हाँ, 1000 फीट 2000 फीट तक नीचे गया। मेरा गांव में वहां देख ले 2000 तक नीचे गया। अब उतना नीचे सब एक्यूफर में गए तो वहाँ अलग अलग मिनरल रहते, कहीं कैडमियम होता है, कहीं मैग्नीशियम होता है, कहीं आर्सेनिक होते, वो पानी को हम ऊपर लेके आते, मिट्टी खराब हो गया हमारा। अभी आंध्र प्रदेश में हो रहा है, देख लीजिए, इतना ग्राउंड वाटर टेबल से वो आर्सेनिक सॉइल को ऊपर लेके आते, इससे वो भी ऐसा हो जाता है। इसीलिए हमको क्या है, वो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करना हमको बंद करना चाहिए। वो बंद करना है तो हमको बारिश जो गिरता है हमको होल्ड कर रखने का क्षमता चाहिए। उसके लिए हमको ये नंदी कृषि का बहुत जरूरत पड़ता है। नंदी के बिना कोई विकल्प नहीं। सारे आई वर्क इन 50 कंट्री में, खंडहार से, कैम्बोडिया से, इजिप्ट से, कहीं भी देखो हिस्ट्री निकाल दो, इवन पिरामिड में नंदी का मम्मी बना के रखा उन्होंने। हाँ, वहाँ अभी ग्रैंड म्यूजियम बनाया है, वो देख लीजिए। हाँ, मैं पुराना म्यूजियम था, हम गए थे वहाँ पे, वहाँ गाय का, नंदी का उन्होंने मम्मी बना के रखा। अच्छा, किंग का मम्मी बनाया तो नंदी का भी मम्मी बनाया, तो उसको तो वो हमारे देश से ज्यादा समझदार लोग हैं। सब लोग ऐसे थे क्या? तब हम एक्चुअली मैं पूछता हूँ, अभी इजिप्ट में पूरा गांव में जाए, वहाँ हिंद बोल के लड़के का नाम रहता है। इजिप्ट लेबनान में जाए, हाँ, सो उसके सर ये हिंदी का नाम होता है, अच्छा, बोलता तो हम एक ही थे पहले। हाँ, जैसे अब अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला है, नालंदा है, वो ट्रायंगुलर यूनिवर्सिटी थे। यही 3 यूनिवर्सिटी के पूरा दुनिया का सेक्शन होते थे। बाद में हमने बॉर्डर बनाया। एक आपने वो व्यक्तिगत चर्चाओं में बात की थी कि ग्रेन नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, जी फल। जी, हाँ, उसका भी थोड़ा बताइए। उसका देख लीजिए, हमको ग्रेन क्यों करते हैं हमको, क्योंकि जिस जगह में हमेशा ग्रोइंग सीजन बोलते हैं, हमेशा वार्म रहे तो वी कैन ग्रो एनी टाइम। जिस टेम्परेचर जैसे कंट्री में, जैसे यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसमें क्या होता, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बर्फ गिरता है। रशिया तो देख लीजिए, ऊपर टेम्परेट कंट्री के ऊपर बर्फ गिरता है, वो बर्फीले टाइम पे विंटर में कुछ ग्रो नहीं करते, सारे डार्विन्स में चला जाता है। ठीक है, वहाँ हमको पहले वो गैदर हंटर थे, विंटर में ऊपर रहते थे, सॉरी समर में ऊपर रहते थे, विंटर आते थे नीचे आ जाते थे। वो नीचे आना जाना, उनको घूमना, गैदर हंटिंग कॉमन था उनके लिए। जैसे भारत था, वो तो हमेशा वो सेटल चलते, हजारों साल से हमको सेटल एग्रीकल्चर करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमारा 365 डेज ग्रोइंग सीजन होता है, हमेशा कुछ ग्रीन रहता है। जब बायोडिवर्सिटी रहे तो हमेशा हम ग्रीन रह सकते हैं। उनको क्या प्रॉब्लम था, दे वांटेड, अरे इतना हंटिंग, हर साल ऊपर जाना नीचे जाना, क्या है, चलो हम सेटल करते। सेटल करें तो हमको क्या है, ग्रेन स्टोरेज करना पड़ता, कुछ फूड तो स्टोरेज होना चाहिए। उन्होंने क्या है, दूध को चीज बना लिया, सो दैट चीज को बहुत दिन रख सकते। चीज जो हम पनीर गिन खाते हैं ना, सो उन्होंने तो चीज बोलते हैं उनको, हम भी इंडिया में भी खाने लगे चीज, क्योंकि दूध को फटा के उसको फर्मेंटेशन करके सो खराब ना हो जाए, उसको चीज बोलते। ठीक है, वो
कभी भी खा सकते हैं, खराब ही नहीं होता चीज को, कितना भी रखो, कितना साल रखो, खराब नहीं होता है। देन फ्रूट्स, फल और द ग्रेप्स थे, ग्रेप्स तो खराब होते थे, उन्होंने क्या उसके वाइन बना लिया, सो दैट हम कितना साल रखे तो पी सकते, वाइन हो गया। जैसा मांस खाने शुरू किया था उनको, क्योंकि विंटर में स्टोर करना था, दे फाउंड द वे टू स्मोक करके उसको खराब करने नहीं करने करके रखते, सो दैट एक जगह में बच सके, सेटल हो चुके उन्होंने। तब वो ग्रेन भी जरूरत पड़ा था। अब तो एक ही ग्रेन है, आप देख लीजिए, मिलेट बोल रहे हैं हम, है ना। आप मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट फॉर एग्जांपल, इटालियन मिलेट बोलते हैं, फॉक्सटेल मिलेट बोलते हैं, आप खा सकते हो उसको? नहीं। जैसा बर्ड खाते हैं, विदाउट डूइंग प्रोसेसिंग, विदाउट गोइंग द नेचर में, आप खेत में आपके हो रहा है, आपके पास कोई सुविधा नहीं, पिसाने का नहीं है, उसको ग्राइंड करने के नहीं, पकाने के नहीं, आप खा पाएंगे? नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। 7 लेयर तो उसके ऊपर, बट ओनली बर्ड बीक हैज ए कैपेसिटी उसको रिमूव कर सकते हैं, राइट। सो हमने उसको दान मान के रखा। देन वो उन्होंने इसके लिए जरूरत पड़ा था, क्योंकि विंटर में होता नहीं था, इसके लिए ग्रेन को उन्होंने शुरू किया। बट हम हमारा ट्रेडिशनल फूड सिस्टम देख लीजिए, जैसे फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, जैसा भी हमारा सीजन, हर तो सिस्टम में अलग अलग उपवास करते हैं। तो शिवरात्रि आ गया, शिव जी के लिए हम उपवास करते हैं, नवरात्रि आ गया, नवरात्रि उपवास करते हैं। उपवास के हम क्या कहते हैं इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम में? फल, कंदमूल और कंदमूल, चाय या घी, बस उतने ही। हमारा पूरा फ्रूट्स, नट्स, ट्यूबर्स एंड घी के ऊपर चलता था हमारा। वही हमारा पूरा एनाटॉमी देखे तो ऐसे है। आप श्री राम जी वनवास में गए, अयोध्या से श्रीलंका गया, वो जंगल में गया, इतना घने जंगल में गया, वो स्टोव लेके गैस लेके थोड़ी गए, जंगल के फल और कंदमूल के खा के निकल गए। पांडव भी गए, पांडव भी गए, 12 वर्ष वनवास में रहे, 14 साल। तो सी एनी पर्सन ही नो द, जो बंदर खाते हैं जंगल में, बंदर को पता है कौन सा पत्ती खाना है, बंदर हमसे ज्यादा मिलता है, दे फॉलो द बंदर, आपको पता चलता है क्या क्या खाना, नहीं खाना, क्या नहीं खाना, बस सिंपल रूल है। इसी को हमको ट्री बेस्ड सिस्टम इसी लेके आना। हमारा पास कभी करीब एनी गिवन लोकेशन स्टेट में ले तो भी 100 तरीके हमारा पेड़ होते, उसमें 5 होते। 5 हमको जो बंदा रहने के लिए क्या चाहिए, हमको फ्रूट चाहिए, फ्रूट्स मिल गए हमको, स्पाइसेस, कंडीमेंट, जो भी है आपको, जो मेडिसिन हो, खाने के लिए हो। उसके बाद हमारे पास होता है फाइबर, वो फ्लास होता है, आपका कपड़ा बना सकते हैं, कपो का है, कॉटन ट्री का है, काफी 100 तरीके हमारा वो बार्क निकलता है, उससे भी हमका कपड़े बनते थे, है ना। हमारा 2F हो गया, फूड हो गया, फाइबर हो गया, हमको फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योर चाहिए होता, वो पेड़ से आ जाता, हमस बन जाती, राइट। हमको फ्यूल है, एनर्जी चाहिए हमको, उससे निकल जाता था सारे, राइट। सो देन फाइनेंस हमको भेज देते, सो सारे उसी में। फल में बहुत सारी चीजें बच जाती, फल से बहुत कुछ है, फल मतलब उसका सीड भी है, नट्स भी है, सब कुछ उसी में आ जाता है ना। आप अखरोट खाते हैं, वो भी फल है, वो फल है जिसको कच्चा खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं। जैसा आप जंगल में गया, आपको सेब आ गया, अमरूद आ गया, आपका आम आ गया, जो भी है, लसूदा आ गया, आप ले लिया, खा ले, खत्म। बर्तन नहीं, कुछ नहीं चाहिए, गैस नहीं चाहिए, एग्जैक्टली। आप एक खेती में आप 10 तरह का फ्रूट का ट्रीज लगा दीजिए, फल का ट्री लगा दीजिए, ठीक है। वह गाय है ना, जो गाय है, और मतलब जो कुछ हमको थोड़ा दूध मिले, उसके छाछ बने, उसका घी बने, बटर बने, है ना। बस आपके क्या चाहिए, सुबह गया, एक पपीता, केले, अरे 3-4 तरह के फ्रूट से हमेशा होता है थोड़ा देर, सीजन के पकड़ के सब कुछ। सुबह गया, एक पपीता खा लिया, वॉक किया, पपीता खा लिया, आपका नाश्ता हो गया। दिन में आपका नारियल है, दूसरा एक पहले खाड़ दिया, पानी पी लिया, उसका कोपरे खा लिया, लंच हो गया। शाम को 2 केला खा के एक छाछ पी लिया, मट्ठा पी लिया, हो गया। नो बॉयल, नो ऑयल, नो कुक, खत्म। और क्या चाहिए? कृषि ऋषि लाइफ तो ये है। बहुत अच्छा है। हमको जैसा है, हमारा 1 एकड़ है, 10 एकड़ है, 15 एकड़, एक बंदा, एक फैमिली जीने के लिए 10 घंटा काफी है। अभी आजकल एक बड़ा फैशन चला है, मिलेट खाओ, गेहूं चावल छोड़ो, आप क्या कहेंगे? वही तो बता रहा हूँ मैं, ये जो मिलेट बोलते हैं, मिलेट बिस्किट बोलते हैं, उसका चेक कर लीजिए, उसमें तो 60% मैदा रहता है।
जैसा मेथी का आटा बोलते हैं, मेथी तो इतना रहता है उसमें, आटा तो आटा रहता है। सही, जैसे 100% करना चाहिए, बस उसकी जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, जरूरत नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी हम मिनिस्टर बात कर रहे थे, वही बोल रहे थे ना, एक एग्जाम्पल दे रहा था, मैं आपको पहले बताया था। हाँ चावल तो इतना उगा रहे, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हाँ। है ना। हमारे इंडिया क्रॉस 150 मिलियन टन्स का चावल उगा है, वी आर टॉप इन द वर्ल्ड। हम्म ये तो खुशी की बात है, प्रोडक्शन बढ़ गया है एट द कास्ट ऑफ हम्म अदर फ्रूट्स, अदर स्पीसीज, अदर ट्रीज। हम्म हमको एक्सपेंड करते गए ना, हाँ। कहीं हमने डैम बना लिया, पानी आ गया, हम्म चावल उगा लो वहां पे, हाँ गन्ना गन्ना उगा लो। जो पानी ज्यादा चाहिए होता उसको वे लेके आया, हम्म बट उसी जगह में ऐसे रूम है 10 बाय 10, 10 स्क्वायर फीट का 100 स्क्वायर फीट एरिया होता है। उसमें आप एज पर द आईसीआर और एफएओ का रिकॉर्ड लिख लीजिए, 2 to 3 टन का हमारा एवरेज है। अच्छा गो उगा ले तो सारे दे के पानी दे के लो तो 2 to 3 टन होता है हमारा राइस का एवरेज यील्ड इंडिया का। मतलब 2 kg आ गया, 2 से 3 kg आ गया 100 स्क्वायर फीट एरिया में। इसी एरिया में आपने एक अमरूद लगा दिया, कटहल लगा दिया, अमरूद कितना आएगा इतना बड़ा एरिया में, कई अमरूद होंगे। कई अमरूद होंगे। हाँ, कई अमरूद और कंपेयर न्यूट्रिशन कंपेयर कीजिए, हाँ है ना। चावल, 1 कप चावल पकाया, हाँ उसको खाने के तो हमको प्योर कार्बोहाइड्रेट है उसमें, हाँ। थोड़ा सा बहुत प्रोटीन होता है, बट मोस्टली कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। क्योंकि पॉलिश किया है। और उसमें इतना पेस्टिसाइड हर्बिसाइड डालते हैं, वो भी बायोमैग्नीफिकेशन की ग्रे में कंसंट्रेशन होता है सारा पॉइजन, वो ऐसे रिकॉर्ड भी बोलते हैं वो, है ना। वो छोड़ दीजिए, जस्ट न्यूट्रिय, मान लीजिए न्यूट्रिशन अच्छा ऑर्गेनिक राइस ही उगाया खाया, मतलब 1 kg राइस के लिए 2000 से 5000 लीटर पानी चाहिए होता है। पानी चाहिए। अच्छा। इतना पानी चाहिए होता है, ठीक है। एक दूसरा हो गया, तीसरी उसको पडलिंग करना है, देन उसको पानी रुकने से आर्सेनिक बढ़ता है इसमें वाटर में, उसमें देन उसको सब्सिडी देना पड़ता है। सब्सिडी नहीं दिए तो भी वो फ्लोइंग करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना का, डीहस्किंग करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पकाना पड़ेगा, देन धोना पड़ेगा, वो 7 लेयर का एनर्जी लॉस होता है। वही आपका अमरूद का पेड़ है, एक उठा लिया खा लिया, हाँ, कुछ भी जरूरत नहीं। कुछ नहीं, कुक पकाने की जरूरत नहीं, कुकिंग करने की जरूरत नहीं, न्यूट्रिशन भी मस्त कॉम्प्लेक्स रहता है, और पचाने में भी अच्छा। पचाने में अच्छा रहेगा, हाई फाइबर है उसमें, हाँ हाँ बहुत कुछ एडवांटेज है। बहुत कुछ है। उसमें 7 एनर्जी लेयर खत्म हो रहा था, पानी इतना बर्बाद हो रहा था आपने। और ट्री बेस्ड सिस्टम में क्या है, हर बार हमको भिगोई नहीं करना पड़ेगा, हाँ, हर बार फ्लोई नहीं करना पड़ेगा, एक बार लगा दिया, हाँ, बहुत वर्ष चलेगा, कुछ नहीं। और उसको नीचे अलग अलग तरह के आप फॉडर लगा देते तो वो गाय भी चराएगा वहां पे, हाँ हाँ, गाय उनको फर्टिलाइजर के रिसाइकल करेगा। और पेड़ क्या क्या होता है उसमें, राइस में एक लेयर होएगा अनाज का, इसमें 10 तरह के ब्रांचेस हो जाएंगे, हर कई फुट रहेंगे, हाँ, कई अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग द हमको पशु पक्षियों को भी काम आएगा, वो जीव जंतु को भी काम आएगा। और हमेशा हरती रहेगा, धरती के ऊपर एक लेयर का पेड़ का लेयर बन जाएगा। कितना देख लीजिए, हाउ मेनी एडवांटेज है। कम चाहिए, काम ही कम चाहिए, ज्यादा मिलेगा, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। हरती देख लीजिए, 4% ऑफ द ग्रीन कवर हम कहे तो 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। 4% आपको एग्रीकल्चर एरिया में आपको पेड़ लगा दिया तो वहां के टेम्परेचर, एक टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर कम होता है। अच्छा अच्छा, आपको हम बोलते हैं 365 डेज ग्रीन कवर होता है, जैसा एपीएसएन नेचुरल फार्मिंग करते हैं। आप एक क्रॉप के बाद दूसरा का कंटिन्यू रहता है, समर में एक क्रॉप रहेगा वहां पे। आप क्रॉप का टेम्परेचर ऊपर देख लीजिए, वो 20 इतना, अभी 42 डिग्री है बाहर, आपने 365 डेज ग्रीन कवर संभाल कर रख लिया तो हमेशा सब कुछ ग्रोइंग है वहां पे, वहां का टेम्परेचर आपको 20 डिग्री कम रहेगा। सराउंडिंग एरिया से हमने रिसर्च किया, उसमें दिखा है, मेजरमेंट किया, सो 20 डिग्री कम हो गया तो टेम्परेचर कैसा रहेगा राजस्थान का? बहुत अच्छा रहेगा, एकदम बेंगलोर जैसे बन जाएगा। बस हमको सबको करना पड़ेगा, हाँ, सबको करना पड़ेगा। एटलीस्ट सबको भी नहीं करना पड़े तो हमारा टारगेट है 16% पीपल करे, दैट्स कॉल्ड इकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड। 16% पीपल करे, बस 16% पीपल करे तो 17% अपना बन जाता, क्योंकि देख लिया, हाँ हाँ, उसका इफेक्ट होता है। देन हमारा इंडिया का टारगेट है 30% का, 33% है। दे नॉट आस्किंग टू गो 100%। इंडिया गवर्नमेंट का टारगेट है, उसका साइंटिफिक में दिखेगा तो वाई 30% चाहिए। वी डिड कंप्लीटली बना एनालिसिस किया मैं, सो दिखते ऐसे ग्रीन कवर इंक्रीज होता है, आपका इनफिल्ट्रेशन रेट पानी का इंक्रीज होता है, सरफेस पानी बिकम सब सरफेस फ्लो होता है, तब हमारा झरना, स्ट्रीम, रिवर रिविजिनेट होता है। सिंपल है,
पानी बच गया, पानी बचे। ग्रीन हो गया, लैंड कूल हो गया। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन है उसमें। इसीलिए हमारा टारगेट है 33% ले आना है, तो हाँ वो कुर्सी में होगा। कुर्सी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। क्लाइमेट बचाने के लिए, ड्रॉट फ्लड हो रहे हैं, एलिनो बोल रहे हैं। एलिनो भी आज के जमाने के हर कहीं, पुराने जमाने में भी होता था, फ्लड भी होते थे, बट हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी था, शॉक ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी था, वो खत्म हो गया अभी। पेड़ हटा देने से वी आर मोर एनिमल्स इन द फैक्ट्री, नॉट इन द फार्म। हाँ, हमको फार्म में लेके आना पड़ेगा। फार्म में लेके आना तो जर्सी किसी को नहीं चलेगा, हमको नहीं। देसी चलेगा। देशी गाय, बस वही है, वही फर्क है, वही गाय है। वही। तो आप हमारे दिनेश जी जैन आए हुए, इनके लिए बहुत धन्यवाद दो, आपको लेके आए। पर ये जो काम कर रहे हैं दिनेश जी जैन, इसमें आप पूरे सहयोगी हैं जी। अब ये सारा अपना छोड़ करके बिजनेस इसी में लगे, भारत की कृषि को बचाना। 6 लाख गांव बता रहे, 6 लाख क्या उनका तो बताओ, दिनेश जी का तो मतलब वही देशी में है ना, 6 लाख गांवों को बदलना है अब दिनेश जी का काम। हाँ, तो हो उसमें जाएगा आप पूरा सहयोग कर रहे हैं। डेफिनेटली। भारत का कायाकल्प इसी से होगा। सब भारत के, हमारा एक बोलते हमेशा हम टेक्नोलॉजी में करना है, वो करना है, ये करना है, दुनिया सब लोग कर रहे हैं, बट जो हम कर सकते दुनिया नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, है ना। जो नैसर्गिक खेती है, जैविक खेती है, नंदी कृषि है, आहार संपत्ति है, डाइवर्सिटी है, और उसका कैसे खाना है, किस टाइम पे क्या खाना है, वैदिक सिस्टम में लिखा है, आयुर्वेदिक सिस्टम में लिखा है। जस्ट वो फॉलो करने से हम हेल्दी बनेंगे, बस। दैट्स व्हाट एंटायर वर्ल्ड, आपके पास कितना भी पैसा हो, ऑल द बिजनेस वर्ल्ड इज डूइंग इट एट द कॉस्ट ऑफ नेचर। एक ही एक बिजनेस है, वी आर थिंकिंग अबाउट देश के कैसे बचे, वही देश से कैसे जाए। जैसा वी आर थिंकिंग टू बिजनेस टू इम्प्रूव द लैंड, improve the people, improve the soil, improve the nandi, improve the biodiversity. That is a business looking at it. इसीलिए हमको सबको इन्वाइट करे, यू आर डूइंग समथिंग, कर्म क्लींजिंग है, राइट। सो अच्छा कर्म किया तो आप कर्म क्लींज होता है। अच्छा कर्म करने क्या है, धरती है, नेचर है, निसर्ग है, जीव जंतु है, हर जीव जंतु को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजी है वो प्रकृति से दूर ले जा रही है। सही बता रहे हैं, विनाश है टेक्नोलॉजी का। तो मैं तो तीन ही मानता हूँ इसके रिजल्ट। पहला तो गुलामी, दूसरा बीमारी, डिपेंडेंसी है, और तीसरा पराधीन में गुलामी आ गई, और तीसरा वायु प्रदूषण। मतलब सारा पूरा पंच, सर नॉट वो एक वायु नहीं, ओनली पूरा पंचभूत का खराब हो रहा है, पंचभूत खराब हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण। जो टेक्नोलॉजी की बात करता है, हमसे भी पूछते हैं टेक्नोलॉजी में नहीं, मैं कितनी चाहिए टेक्नोलॉजी। मैं नंदी टेक्नोलॉजी बोलता हूँ, नंदी इज द टेक्नोलॉजी है, यही टेक्नोलॉजी चाहिए। देश नंदी को बचा लो, वही टेक्नोलॉजी सबको बचेगा। आपको बता रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं पंचभूतों के बारे में बात किया, तो आप तो जानते हैं, बहुत जान पाए, मतलब मास्टर है उसमें। सो मैं वहाँ से बाहर इंडिया पे वापस आ गया। मैं दिल्ली में, पहले मेरा ऑफिस दिल्ली थे। मैं सुबह 3:30 बजे उठता हूँ, योगा करता हूँ, सुबह धूप सिखाता हूँ। आप जो सुबह सीख रहे थे धूप को, बास्किंग जैसा एनिमल करते हैं ऑल्सो। देन वो आईसीआर कैंपस जाता था, धूप सिखाता था। 6 महीने में मेरा विटामिन डी कम हो गया। मैंने कहा ये क्या है बात है, मैं तो सुबह पूरा दुनिया में इतना साल से रह रहा हूँ, कभी भी मुझे विटामिन B12 का, सॉरी D3 का डेफिशिएंसी कम नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। देन मैं टेस्ट किया, देन आल्सो लुकिंग द एरोसोल पार्टिकल देखा, इसरो का रिपोर्ट देखा। देन पता चला जो स्पेक्ट्रम V3 बोलते हैं, उसका स्पेक्ट्रम हमारा स्किन के ऊपर गिरता है, शहर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एरोसोल पूरा पोल्यूशन है, वो ब्लॉक कर देता है। इसीलिए शहर में जो भी रहता है उसका D3 का डेफिशिएंसी है, राइट। हम ओपन एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो हार, हमारा अर्थ, उसमें एक एलिमेंट है, हार तो पोल्यूट हो गया। दूसरा जल है, पानी, वो भी पोल्यूट कर लिया हमने। सब 3 एयर का कलर होता है, कोई हम सोचे 3 ही पोल्यूट हुए, कोई नहीं सोचा था लाइट, सनलाइट आता है, सूरज के किरण आते हैं, वो भी हमको नहीं मिल रहे। हीट एक्सट्रैक्ट होके हमको हीट मिलता है, वो स्पेक्ट्रम होता है ना, वो जो हमको विटामिन डी बनाता है, वो नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए, जैसे प्लांट को द्वितीय संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सूरज से उनका हार बनती है, बट वो आदमी का भी होता है। आप टेस्ट कर लीजिए। अच्छा, ऐसा जैसे खेती में आप है यहाँ तो इतना पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि सूरज का किरण तो आपके साथ ऊपरेगा, जैसे सुनने आपने किया।
जस्ट एक्सपोजर टू सनलाइट आफ्टर 15 मिनट सुबह अच्छा से सनलाइट इन द फार्म में आपका इंटेक फूड गोर बाय 15 to 20% लेस हो गया ना, हमारा विटामिन डी एसिमिलेशन हो गया। हाँ जो बॉडी ट्राई करके एसिमिलेट करना चाहता था वो हमको धूप में मिल गया। दिस इज देन हमारा एक बचा था कॉस्मिक एनर्जी, आप तो मशहूर है उसमें। हाँ अभी आप बाहर वो काट लगा के सो रहे, हाँ ओपन एक सो रहे, हाँ आपको रात का कॉस्मिक एनर्जी मिलता है हाँ, खुले में ही सोना खुले में। खुले अब शहर में बताया किसी ने पूछ लीजिए आप चांद देखा है, सूरज देखा है, सन देखा है, मतलब किसी को कभी सोए नहीं और बाहर। हमारे यहाँ TIFR से साइंटिस्ट आए, जी प्रोफेसर A.K. राव, अच्छा इसका ओके उद्घाटन A.K. राव और डॉक्टर A.K. मित्रा BIRC से आए। जी अब दोनों आए तो प्रोफेसर राव घूमने गए हाँ। तो आके मेरे को बहुत खुश होकर बता रहे, स्वामी जी आज हमने सन देखा। वो इसरो का सन को साइंटिस्ट देखा। है, स्पेस के ऊपर काम करते हैं। हाँ स्पेस साइंटिस्ट है वो। जी जी नो सन सबका है। देखा मैंने, आप हम तो रोज देखते हैं उगते हैं। क्योंकि हमारा शुरू हुआ था सुबह सूरज को देखना, सूरज हाँ हाँ सूरज एंड सूर्यास्त है। हाँ सूरज देखे तो पूरा पूरा दिन होता है, हाँ, वो सबको होना चाहिए। वही संध्या काल होता था, हाँ उसी में प्राणायाम होता है, उसी जी। में योगा व्यायाम होता है, क्लासिक टाइम उसी में होता है। सब इसीलिए देख ध्यान लेता होता हूँ है। कि आप तो पूछा था एक अर्ली, किसान खेत में काम करते हैं, कितने बजे उठते हो? 3 बजे उठ 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठ लीजिए, सूर्य से पहले उठते, हाँ सूर्य से पहले खेत में रहेंगे, ठीक है। खेत में वो धूप सुखाएंगे हाँ पूरा और शांत रहता। इवन राजस्थान जैसे गर्मी में भी सुबह 8 बजे तक को कोई तकलीफ नहीं। हाँ हाँ आप सुबह साढ़े तो ब्रह्म मुहूर्त उठ के 4 बजे सारे करके 4 से 8 बजे तक काम किया तो 8 घंटा 4 घंटा हो गया। 9 बजे वापस आके नहा के खाना खा के पूरा बैठ गया, राइट। शाम को 4 बजे के बाद तो खेत में जाएगा, खेत में जाएगा तो काम करेगा 7 बजे तक, जैसे सूरज डूबते तक। सुबह 4 शाम को 4 8 घंटा हो गया। तो दिन में कितना बच गया आपके पास? 9 बजे से 3 बजे तक आपको आप ही टाइम है। हाँ। पढ़ो लिखो कसौटी करो, आर्ट करो, कल्चर करो। बट वो जो सिटी में काम करते हैं वो पता है 8 बजे उनको दौड़ना पड़ता है काम करने के लिए, ऑफिस के लिए। जो अच्छा टाइम है सो गए, खराब टाइम में काम कर रहे हैं, रात को वापस आ जाएगा। सी हु इज वर्किंग मोर? दो लगता है आईटी में काम करता हूँ मैं, पैसा मिलता है, अरे भैया तो असली लाइफ ही भूल गए। तो डॉक्टर साहब आपको एक साइंटिस्ट है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है आजकल की, उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं, लोग ऐसा नहीं कहते कि कहाँ जा रहे हो, बैलगाड़ी के जमाने में ले जा रहे हो क्या आप? सर मैं पहले क्या है कहते हैं आपको, हाँ ना, तो काफी लोग क्या है कुछ लोग डांटे भी है, क्या कर रहे हैं, कुछ ही ग्रुप्स में हटा दिया, कह रहे हो तो क्या बोल रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट एआई आईटी में कर, तो उसमें भी काम किया मैं। आई वाज वन ऑफ द लीडिंग द इकाडा में बिग डाटा मशीन लर्निंग एआई का काम चलाया 10 साल। अच्छा। सीजीआर का बिग डाटा प्लेटफॉर्म था, उसमें भी भागी थे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एग्रोनॉमी था। सो स्पेस टेक्नोलॉजी से हमने बॉर्ड से मैपिंग किया, एआई किया। जैसा हम पीएचडी कर रहा था मैं 20 साल से पहले, तभी तो न्यूरल नेटवर्क और मशीन लर्निंग एआई से तभी तो हम पीएचडी में इस्तेमाल किया। ये तो अभी लोग यूज कर रहे हैं, हम तो पहले यूज कर रहे हैं उसको। ये तो कॉमन मैन के लिए, जैसे मोबाइल का नेटवर्क, आपका मोबाइल अच्छा बन गया, प्रोसेसिंग अच्छा हो गया, नेटवर्क हो गया, सो उसमें एल्गोरिथम फास्ट हो गया, इसलिए सब में यह यूज कर रहे हैं। बट पहले से यूज कर रहे हैं तो यह मशीन बिग डाटा बोल रहे हैं, स्टैटिस्टिक तो पहले से है, बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही है, बट उसका स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग से सबके पास गए। सो इसीलिए हमको बोलते हैं लोग, अरे क्या है इतने बड़े बड़े स्पेस साइंटिस्ट में, नासा इसरो में और सीजम काम करके बोल रहे बैल के बारे में। अब मैं समझा, आप बताओ, अभी तो इन्वाइटेड मी फॉर वन ऑफ द बिग एआई कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया था, मैंने क्या नहीं आऊंगा। आप बताओ, इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ऑल इंट्यूशन मिल के, इफ यू आर हेल्पिंग द फार्मर्स हु अर्न 2 लाख रुपीज पर ईयर, then make sense. Are you going to bring the technology to make a farmer 2 lakh rupees per year? नहीं। Then मैं कहा आप बेल से करेंगे, आज जो करते हैं। आपको भारत में काम करने में ज्यादा सुविधा रहती है कि विदेश में रहे? आपने बहुत विदेशों में काम किया। सही, बहुत टफ क्वेश्चन है। विदेश में मतलब जो अपना आप काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका में मैं काम कर रहा था, सो सुविधा अच्छा मिलता है, रिकॉग्निशंस मिलते हैं। जैसे मेरा प्रमोशन हो गया था, मुझे पता भी नहीं था।
अच्छा। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस बिग कार्टर में गया था, तो कंप्यूटर साइंस ने वो मेरा वहाँ HR डाटा से मैं निकाल के रखा था। मेरा नाम तो सारे प्रमोशन हुआ था उसमें। मैं बोलता ये तो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आपने क्या द मैनेजर उसको लिखा? आई डोंट नो, जस्ट आई पुल फ्रॉम द HR डाटाबेस। मैंने कहा जन जाके मेरे बॉस को पूछा, है प्रमोटेड मी? ओ या प्रमोटेड, आई फॉरगॉट टू टेल यू। हाँ। सो दिस इज द फर्क है। इफ यू डू द हार्ड वर्क, रिकॉग्निशन से मिलता है वहाँ पे। बट द वर्क रिकॉग्निशन फैसिलिटीज तो बहुत अच्छा है। बट वे कम्स टू द सोशल स्टाटा, वो मिलते जुलते, वो उनका अलग है। भारत में ये क्या है, आप उतना गरीब हो अमीर हो, या तो सोशल नेटवर्क बनती है, एंड यू आर वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग, अदर को मदद कर सके। सो उसमें इंडिया नीड टू इम्प्रूव, इसमें वो करने का बहुत जरूर है। क्योंकि जैसा 60-70s में देख ले तो चाइना इंडिया का बराबर थे इकोनॉमिक स्टेटस, बट चाइना ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया। मेरे लैब से काफी लोग छोड़ के चाइना पे वापस चला गया। अच्छा। उन्होंने 10,000 द टैलेंट रिटर्न प्रोग्राम चलाया, 10-15 साल चल रहे। उनको क्या है, इफ यू टैलेंटेड है, बाहर काम कर रहे हैं, आप चाइना वापस कंट्री आ जाओ, आपको वहां कितना मिलता था उससे ज्यादा दे देंगे, मैचिंग करेंगे नहीं तो ज्यादा देंगे। उससे से क्या हो गया, लॉट ऑफ द पीपल वापस आ गया वहां पे, वो पेटेंट वही सडनली बढ़ गया। जैसे अभी इफ आई केम बैक टू इंडिया, कोई रिकॉग्नाइज नहीं तो कुछ लोग वापस चला गया, नहीं तो सारे काफी लोग सारे इंडियन गो टू इंडिया, अमेरिका में कहीं भी जाओ, जैसा बिग कंपनी जैसा गूगल लीजिए, HP लीजिए, फेसबुक लीजिए, सारे इंडियंस मैनेज कर रहे हैं, उसका CEO इंडियंस है, बट वो इंडियन सिटीजन नहीं है ना। सो उसमें क्या होता, इफ दे बिकम ए उस कंट्री का सिटीजन, पेटेंट ही उनके पास चला जाएगा। दिस इज व्हाट इंडिया नीड टू डू, रिकॉग्नाइज द टैलेंट्स, ब्रिंग इट बैक। जो टैलेंट और पेटेंट्स किसी कहीं भी कहीं जा रहे हैं, सो दैट दे इन्वेस्ट मोर इनटू द इंडियन इकोनॉमी करना है उनको। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। और डॉक्टर ये DK जैन साहब, इनको और भी ज्यादा धन्यवाद, उन्होंने लेके आए मुझे। आए